हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड एंट्रेंस 2021 जो आपका एक यूनिवर्सिटी में कराया गया था। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके हिंदी भाषा के पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट्स हमने हिंदी के आपको करा दिए हैं। वो जो 2 प्रैक्टिस सेट्स थे वो हमारे अपने बनाए हुए थे, लेकिन आज जो यहाँ पर हम क्वेश्चन कराने वाले हैं ये आपके 2021 के एमएड एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एमएड में हिंदी का जो लेवल होता है वो क्या होता है, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए 2021 इसके अलावा हम 2020 और 2022 का पेपर से भी जो हिंदी के क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, लेकिन अभी जिनका पेपर अभी 1-2 दिन में होने वाला है, जिससे कि उनको आइडिया हो जाए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हिंदी की आज हमारी यहाँ पर तीसरी क्लास है। तीसरी आप इसे प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर इसका करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हिंदी भाषा सबसे पहले है। इसके यहाँ पर 50 प्रश्न हैं और 50 प्रश्नों में यहाँ पर आज जितने हो सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक प्रश्न से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो यहाँ पर आपको देने की कोशिश करेंगे। तो खंड 1 हिंदी भाषा, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, ठीक है। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ होती हैं इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है देखिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर यहाँ पर पूछा है कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो कौन सी है। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या फिर राजस्थानी हिंदी है, ठीक है। तो चलिए हिंदी भाषा की सभी बोलियों के बारे में यहाँ पर पता कर लेते हैं। अब देखिए, आप अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। अब मैं जो बातें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस में आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें लिखूंगा वो आप सभी को लिखनी चाहिए और वो आपको याद रखनी चाहिए। हिंदी भाषा की जो बोलियाँ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और इसमें से कम 2 क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, मैं सिर्फ यहाँ पर पश्चिमी लिख रहा हूँ। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आपकी आती हैं, तो सबसे पहले खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली की जगह पर आपको यहाँ पर कौरवी लिखा हुआ भी मिल सकता है, कौरवी, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर लिखेंगे हरियाणवी। हरियाणवी की जगह पर आपको बांगरू लिखा हुआ भी मिल सकता है, क्या, बांगरू, ठीक है। उसके अलावा पश्चिमी हिंदी में जो तीसरी बोली आती है वो है दक्षिणी, ठीक है। इन सभी को आप लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद आती है आपकी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा भी क्या है, आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। उसके अलावा बुंदेली, ठीक है, बुंदेली भाषा और कन्नौजी भाषा, ये जो भाषाएं हैं ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली में आती हैं, ठीक है। तो खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कह सकते हैं, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये आप याद रखेंगे, ये आपका पश्चिमी में आती है। अगर बात करें पूर्वी भाषा की, पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बोली यहाँ पर आपको याद रखनी है। पूर्वी हिंदी में आती है आपकी अवधी, दूसरी आती है आपकी बघेली, तीसरी आती है आपकी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ी अभी हमारा आ गया है, कौन सी है, पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखें, पश्चिमी और पूर्वी तो हमने पढ़ ली है, पहाड़ी और राजस्थानी का भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहाड़ी में आपकी कौन कौन सी आती हैं, जो पहाड़ी हिंदी की बोलियाँ हैं उसमें आपकी कुमाऊनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका चल रहा है, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। ये जो 2 बोलियां हैं ये आपकी पहाड़ी हिंदी में आती हैं। उसके अलावा अगर बात करें राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी में सबसे पहले आती है आपकी मारवाड़ी बोली, ठीक है। मारवाड़ी के बाद आती है आपकी जयपुरी, ठीक है। जयपुरी तो आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि जयपुर तो राजस्थान में आप सभी जानते हैं। मेवाती भी आपसे नहीं पूछेगा। ये जो है इंपॉर्टेंट बोलियां हैं जो आपकी राजस्थानी में आती हैं। कौन कौन सी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी की जो भाषाएं हैं, बोली हैं, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। बिहारी में आपकी आती है भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी, मगही, ठीक है। और तीसरी आती है आपकी मैथिली।
कौन सी, मैथिली। मैं यहीं पर इसको लिखता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी को आप यहाँ पर अलग से लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदी के किसी भी पेपर में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी की मैंने आपको कौन कौन सी बताई, खड़ी या कौरवी, हरियाणवी बांगरू, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक है। राजस्थानी की बात करें तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी की बात करें कुमाऊनी, गढ़वाली, और पूर्वी की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी की बात करें तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। तो अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट से इसका आंसर यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। ये जो भी मैंने जानकारी दी है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला विकल्प है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब संज्ञा तो आप जानते हैं क्या होती है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, संज्ञा आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब संज्ञा के यहाँ पर भेदों की अगर बात की जाए तो संज्ञा के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बात पूछी गई है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो बाकी प्रकार हैं संज्ञा के, उनके भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। तो पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है दोस्तों वो होती है जिन शब्दों से आपका क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। यानी पर्टिकुलर नाम किसी का अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक, तो जातिवाचक मतलब जिन शब्दों से किसी एक जाति का बोध हो रहा है वो आपका जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे मैं कहूँ नदी, ठीक है, मैं कहूँ पुस्तक, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ लड़का या लड़की, इसका मतलब है कि जितने भी लड़के हैं वो पूरी लड़कों की प्रजाति इसमें आ गई है, पूरी लड़कियों की जितनी भी पुस्तकें सभी इसमें आ गई हैं, जितनी भी नदियाँ हैं वो इसमें आ चुकी हैं। और व्यक्तिवाचक की अगर मैं यहाँ पर उदाहरण की बात करूँ तो व्यक्तिवाचक में देखिए जैसे मोहन, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। गीता किसी आप लड़की का नाम भी कह सकते हैं, या इसको आप क्या है जो आपकी ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, उसका भी नाम इसको कह सकते हैं। तो किसी एक पुस्तक का नाम यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, या मैं कहूँ ताजमहल, किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम यहाँ पर है। उसके अलावा जैसे लड़की का नाम तो यहाँ पर आ गया है, लड़की का भी नाम यहाँ पर आ गया है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली किसी पर्टिकुलर शहर का जगह का नाम यहाँ पर है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है। जातिवाचक जो संज्ञा है उसमें अगर मैं और उदाहरण की बात करूँ तो जैसे कोई भी पशु है, कोई भी पक्षी है, मतलब पशु और पक्षी अगर लिखा हुआ है तो वो आपका जाति में आ जाएगा, क्योंकि पशु बहुत सारे होते हैं, उन सबको हमने एक शब्द में लिख दिया है। बहुत सारे पक्षी होते हैं उनको हमने, अब यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कुत्ता लिखा हुआ है तो कुत्ता क्या है, कुत्ता आपका फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में डिफरेंस यहाँ पर पता चल गया होगा। अब यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के उदाहरण भी आपको यहाँ पर हम देंगे। यहाँ पर पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का पर्टिकुलर यहाँ पर नाम होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, किताब, सोहन और काला। देखिए काला रंग होता है, ठीक है, बिल्कुल कोई एक रंग है। अगर यहाँ पर रंग लिखा होता तो ये पूरी जाति का यहाँ पर बोध कराता, लेकिन काला एक रंग का नाम है। सोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो एक किताब है ये पूरी किताब की प्रजाति को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब किताब तो दुनिया में कितनी ही है, यानी सब किताबों को इसने कह दिया है। तो ये जो है ये वाला शब्द ये आपका यहाँ पर जातिवाचक है, तो ये व्यक्तिवाचक वाला ये सारा व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए यमुना, यमुना एक पर्टिकुलर नदी का नाम है। रामायण एक किताब का नाम है, और राम एक यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन होगा ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही जो आपके एग्जाम्पल हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। अब यहाँ पर देखिए सी, कृष्ण, मेघदूत और खट्टा। देखिए खट्टा जो है वो पूरी एक प्रजाति को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरठ, मेरठ एक किसी शहर का नाम है। जवानी, जवानी देखिए ये क्या है, जवानी बुढ़ापा और इस तरह के जो खुशी, ये जो आपके
शब्द होते हैं ये आपके भाववाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी भाववाचक संज्ञा के बारे में भी आपको बताएंगे, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो हमने पढ़ लिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब हम यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाले हैं किसके, अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देंगे तीसरे नंबर पर समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जिन शब्दों से कोई समूह रिप्रेजेंट होता है, किसी समूह का बोध होता हो, वो आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे कक्षा, कक्षा में क्या है, विद्यार्थियों का समूह है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो यहाँ पर एक समूह आपको दिखाई दे रहा है बोलने में। इसी तरह अगर आपके सामने स्कूल आता है या विद्यालय आता है, सेना का नाम आता है, परिवार का नाम आता है, तो ये आपके किसके उदाहरण हैं, ये आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। उसके अलावा एक होता है आपका प्रकार, कौन सा प्रकार होता है, फिर होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, जिससे ठोस, द्रव और गैस इस प्रकार की चीज़ों का बोध होता हो, वो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा। ठीक है, और कोई भी गैस है आपकी, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एथेन है, जो भी है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम लास्ट बात करें तो लास्ट होता है हमारा 5वें नंबर पर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और भाववाचक संज्ञा आपका इंपॉर्टेंट है। तो भाववाचक संज्ञा में जो व्यक्तियों के भाव होते हैं उनको मतलब उस टाइप के वर्ड्स हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, ये क्या है, इनमें भाव है किसी चीज़ का, गुस्सा, उसके अलावा खुशी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, तो ये जितने भी ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें भाव नज़र आता है वो सभी आपके भाववाचक संज्ञा में चले जाते हैं। तो उम्मीद है कि संज्ञा के सभी प्रकार आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका सेकेंड है, यमुना, रामायण और राम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 जो है उसमें कहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो आपके आर्टिकल 343 से लेकर और 351 में कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से भाग में ये बात लिखी हुई है, तो ये भाग भी आपको याद रखना जरूरी है। तो भाग 17 में ये बात लिखी हुई है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दोस्तों दिया गया था, वो दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, वो ये है कि संविधान में, मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस का मतलब 22 लैंग्वेजेस उसमें शामिल की गई हैं। पहले संविधान में सिर्फ और सिर्फ आपकी 14 ही लैंग्वेजेस थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब 71वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा 71वें संविधान संशोधन में एक भाषा और जोड़ी गई, कौन सी भाषा, सिंधी भाषा को भी जोड़ दिया गया, तो कितनी हो गई, 15 भाषा हो गई। उसके बाद जो आपका 71वां संविधान संशोधन है ये हुआ था आपका 1967 में। उसके अलावा एक और संविधान संशोधन हुआ, वो कब हुआ था, 71वां संविधान, 71वां नहीं, अच्छा, ये जो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी ये आपकी 21वें संविधान संशोधन में ऐड की गई थी, 71वें में नहीं, 21वें में, 1967 में। उसके बाद फिर 71वें संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1992 में, 1992 में, उसमें आपकी कितनी भाषाएं, उसमें आपकी 3 भाषाएं और ऐड की गई। कौन कौन सी भाषा थी वो, एक थी आपकी कोंकणी भाषा, एक थी आपकी नेपाली भाषा और एक थी आपकी मणिपुरी भाषा। ठीक है, ये 3 भाषाएं उसमें और ऐड की गई। तो फिर यहाँ पर कितनी भाषाएं आपकी हो गई, तो 14 थी, 14 से एक जुड़ी 15 हुई और 15 में 3 और जुड़ी, तो यहाँ पर आपकी टोटल फिर 18 भाषाएं हो गई। और उसके बाद 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 2003 में हुआ था। उसमें आपकी 4 भाषाएं यहाँ पर और ऐड की गई, जिनमें एक थी आपकी बोडो भाषा, एक थी आपकी डोगरी भाषा, एक थी आपकी मैथिली और एक थी आपकी संथाली भाषा। ठीक है, मैथिली और संथाली आप जानते हैं ये बिहार की भाषाएं हैं। ठीक है, तो टोटल इस तरह से अब इस टाइम जो है संविधान में कुल 22 भाषाएं जो हैं वो मतलब संविधान की 8वीं सूची में इस टाइम 22 भाषाएं उपलब्ध हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन से भाग में है जो राजभाषा संबंधी आपका उल्लेख है, वो 17वें भाग में और 343 से लेकर 351 आर्टिकल तक ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी बातें आपने लिख ली होंगी। अब मैं इनको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो बैक करके लिख सकते हैं, वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, दक्षिण की बात की गई है, दक्षिण कहाँ पर है आपका? नीचे है, नॉर्थ ऊपर होता है, तो दक्षिण में जो आपके शहर है वहीं पर कहीं ना कहीं होगा, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई या फिर मैसूर। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों आपका चेन्नई में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपके सीटेट यूपीटेट में भी कई बार पूछा गया है, और एमएड के एंट्रेंस में भी। यहाँ पर देखिए एमएड का पेपर हमारा चल रहा है, एमएड के एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। एक बार याद करेंगे, उसके बाद फिर आप इसको नहीं भूलेंगे। पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, या फिर हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो इनमें सही अनुक्रम जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले जो थी वो आपकी पाली भाषा थी, पाली से फिर प्राकृत में आई, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आज ये आपकी हिंदी बन गई। तो हिंदी भाषा के सही विकास का जो सही क्रम है वो आपका पहला ही है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 351 में देखिए राजभाषा संबंधी हमने क्या बताया था आपको, 343 से लेकर 351 तक है अभी पिछले क्वेश्चन में। तो 351 में यहाँ पर पूछा है कि किस विषय का वर्णन यहाँ पर किया गया है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, या हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि उसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने ये रहा, हिंदी के प्रथम उपन्यास का क्या नाम था? ठीक है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास का क्या नाम था यहाँ पर आपको बताना है। परीक्षा गुरु, इंदुमती, चंद्रबरदाई, या फिर नहुष। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास था दोस्तों उसका नाम था परीक्षा गुरु। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, यानी जो परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो ये आपका पहला उपन्यास है ये लिखा गया था लाला, पूरा नाम लिखेंगे, लाला श्री निवास दास के द्वारा 1882 में ये पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और जो लाला श्रीनिवास दास है ये कौन से युग के लेखक हैं? तो ये आपके भारतेंदु युग के लेखक हैं। कौन से युग के? भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है और 1882 में प्रकाशित हुआ था। लाला श्रीनिवास दास जो है वो भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, युगधारा के रचनाकार कौन है? युगधारा क्या है? युगधारा भी आपका एक उपन्यास है। तो यहाँ पर पूछा है कि इसके रचनाकार कौन है? नामदेव है, नागार्जुन है, महादेवी वर्मा है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो युगधारा के रचनाकार दोस्तों कौन है? युगधारा के रचनाकार आपके नागार्जुन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन की कुछ और मुख्य कृतियों के यहाँ पर क्या है बात कर लेते हैं। युगधारा के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है इनका पारो के नाम से। ठीक है, पारो भी अगर आपसे पूछ ले कि पारो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है तो वो आपका नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। नागार्जुन का जो असली नाम था बचपन का वो क्या था ये वैसे कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको लिखना है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र इनका बचपन का नाम था जो बाद में नागार्जुन हो गया था। ठीक है, तो इनकी जो कुछ और कृतियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पारो है, उसके अलावा प्यासी पथराई आँखें, प्यासी पथराई आँखें इनकी बहुत ही फेमस कृति है। उसके अलावा तालाब की मछलियाँ, तालाब की मछलियाँ, और उसके अलावा अगर बात करें तो अपने खेत में। उसके अलावा एक इनका बड़ा ही फेमस काव्य है। काव्य संग्रह क्या है? काव्य संग्रह ये आपको अलग से लिखना है। काव्य संग्रह है इनका भूमिजा के नाम से, भूमिजा। ठीक है, भूमिजा के नाम से। उसके अलावा गरीबदास इनका उपन्यास है, गरीबदास। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में शायद ना आ रहा हो। ठीक है, लेकिन गरीबदास जो है वो इनका एक उपन्यास है। उसके अलावा रतिनाथ की चाची, क्या? रतिनाथ की
चाची, ठीक है, ये इनका एक उपन्यास है। उसके अलावा बाबा बटेश्वरनाथ, बाबा बटेश्वरनाथ, ठीक है, तो बाबा बटेश्वरनाथ भी क्या है, इनकी ही कृति है, इनकी ही रचना है। तो हमने यहाँ पर नागार्जुन की कुछ मुख्य रचनाओं के बारे में बात कर ली है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था प्रश्न युगधारा के बारे में, तो युगधारा के रचनाकार कौन है, नागार्जुन है। नागार्जुन का बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9, धरती फोड़कर जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे। धरती फाड़कर जन्म लेने वाला पातालिक, धरतीपुत्र, धरापुत्र या उद्भिज, ठीक है, इनमें से क्या होगा जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसको कहते हैं दोस्तों उद्भिज। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृष्ठांकन का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है। पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट, अपेंडिक्स, अमेंडमेंट या फिर वेरिफिकेशन। तो पृष्ठांकन को अंग्रेजी में दोस्तों क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 11 आपके सामने ये रहा, सोहन की भैंस चरती है में कौन सा कारक है। ठीक है, सोहन की भैंस चरती है। देखिए पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ा सा कारक के बारे में आपको बताया था। तो कारक में हमने आपको बताया था कि कर्ताने कर्म को, ये क्या है, कारक चिन्ह होते हैं आपके, और इन्हीं से हम पता लगाते हैं कि किस सेंटेंस में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। तो कारक चिन्ह यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं याद है तो फिर मैं आपको यहाँ पर कारक चिन्ह अभी बता देता हूँ जो आपको याद करने ही होंगे। क्योंकि कारक चिन्ह अगर याद है तो आप फिर कभी भी आसानी से किसी भी सेंटेंस में कारक का पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। तो कारक देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम सभी जानते हैं कर्ता कारक होता है। तो कर्ता में जो कारक चिन्ह होता है वो आता है ने। कर्ता ने कर्म को करण के साथ आता है आपका, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उनको मैं नहीं लिख रहा हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। उसके बाद आता है संप्रदान, तो संप्रदान में आता है संप्रदान के लिए, और संप्रदान के बाद आता है आपका अपादान। अपादान यानी कि अपादान में आता है आपका से, ये इसमें मतलब अलग होने का भाव होता है अपादान में। उसके बाद आता है आपका संबंध। संबंध में आता है आपका का, की, के, ठीक है। तो संबंध में जो आपके कारक चिन्ह आते हैं वो है आपके का, की, के। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या है, सोहन की भैंस, तो आपको यहाँ पर कारक चिन्ह दिख गया है, क्या है, संबंध दिखा रहा है सोहन और भैंस के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर संबंध कारक ही होगा आपका, क्योंकि काकी के देखिए आपका यहाँ पर आ रहा है संबंध कारक में। तो ये आपका संबंध कारक का ही उदाहरण है, यानी इसमें आपका संबंध कारक प्रयोग हुआ। उसके बाद संबंध के बाद आता है आपका अधिकरण। अधिकरण में आता है आपका में या पर, जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका अधिकरण कारक होता है। और संबोधन कारक में हे, ओ, अरे, अगर जो ये आपके विस्मय बोधक होते हैं, ये वर्ड अगर किसी में आ जाते हैं वो आपका संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कारक भी यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। तो सोहन की भैंस चरती है में आपका संबंध कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अनुमान का विशेषण क्या है। विशेषण यानी जो किसी की विशेषता बताता है। पूर्वानुमान, अनुमित, अनुमानित या फिर अनुमानक। तो अनुमान का विशेषण पूछा है, तो अनुमान में यहाँ पर प्रत्यय लगाकर कुछ जो मतलब संज्ञा सर्वनाम होते हैं उनमें प्रत्यय लगाकर आपके क्या है, उनको विशेषण बनाया जाता है। तो अनुमान में इति लगाएंगे तो आपका अनुमानित हो जाएगा, और सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्रियापरक कोटि व्याकरण क्या है। कारक है, लिंग है, वचन है या फिर समास है। तो क्रियापरक व्याकरण कोटि जो है इसको मैं अलग से आपको डिफाइन करने वाला हूँ। अभी आप इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर है यहाँ पर कारक, ठीक है। तो कारक इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। ठीक है, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रस और उनके क्या है स्थायी भाव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रस आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, और जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं उनको मैं लिख देता हूँ। तो रस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस की, ठीक है। और श्रृंगार रस का इसके सामने मैं लिखूंगा क्या, इनका स्थायी भाव जो होता है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका रति, ठीक है। श्रृंगार के बाद आता है आपका हास्य रस। हास्य रस का होता है आपका हास, ठीक है। आपको यही बिल्कुल ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन आएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, आप लिख देंगे रति, या पूछ लेगा कि रति किसका स्थायी भाव है, तो उसमें श्रृंगार रस आपका इसी तरह से ऑप्शन में होगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि जुगुप्सा जो है वो किसका स्थायी भाव है, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा जहाँ पर भी जुगुप्सा आ जाएगा बस आप उसी को पकड़ लेना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो हास्य का होता है आपका हास। उसके अलावा
करुण रस जो होता है, करुण रस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो करुण रस का आपका स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। उसके बाद आता है आपका कौन सा, रौद्र रस। तो रौद्र रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। रौद्र के बाद आता है आपका वीर रस। तो वीर रस का आपका स्थायी भाव होता है उत्साह। ये सारे आपको लिखने हैं, ठीक है, और एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करके जाना है ज़रूर। तो आपका वीर रस हो गया, वीर रस का होता है आपका उत्साह। उसके बाद एक होता है आपका भयानक रस, ठीक है, तो भयानक का स्थायी भाव होता है आपका भय। भय उसके बाद आता है आपका विभत्स रस, ठीक है, विभत्स रस। तो विभत्स रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो होता है घृणा। घृणा या जुगुप्सा, ठीक है। तो आपसे यही प्रश्न में पूछा गया है कि जुगुप्सा जो है वो किसका स्थायी भाव है, तो वो आपको किसका है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपके यहाँ पर 2 रस और बचे हुए हैं, 3। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अद्भुत रस जो है उसका आपका जो स्थायी भाव है वो क्या है, वो है आपका विस्मय, ठीक है। अद्भुत रस का है आपका विस्मय। और उसके अलावा वात्सल्य का वत्सल, ये तो खैर सबको ही पता चल जाता है, वात्सल्य का वत्सल। और एक और लास्ट में शांत रस जो है, शांत रस का आपका स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है, निर्वेद। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर लिख लेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जुगुप्सा पूछ लिया है, अगली बार या किसी और पेपर में आपसे रति का पूछ सकता है, आपसे शोक पूछ सकता है, आपसे घृणा लिख सकता है, जुगुप्सा न लिखकर घृणा दे सकता है, उत्साह दे सकता है, भय दे सकता है, या फिर निर्वेद भी आपको दे सकता है कि ये किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो देखिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। ये इनमें से सभी में से एक एक 2-2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके पेपर में 50 प्रश्न है तो कम से कम 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपके पेपर में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर एक एक क्वेश्चन इनमें से आपको जरूर देखने के लिए मिल जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, ठीक है। अब देखिए, छंद जो है वो आपके कई प्रकार के होते हैं। कुछ मात्रिक छंद होते हैं, कुछ सममात्रिक होते हैं, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक छंद भी होते हैं। तो छंद में आपने कौन कौन से सुने हैं, देखिए रोला छंद सुना होगा, चौपाई छंद, गीतिका, हरि गीतिका, दोहा छंद, सोरठा छंद और उल्लाला होता है। उसके बाद जब विषम मात्रिक की बात करते हैं तो उसमें आपकी कुंडली आ जाता है, छप्पा आ जाता है, मुक्त छंद आ जाता है और एक आपका बरवे छंद भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि छंद का प्रकार नहीं है, तो देखिए आपका सोरठा भी होता है, बिल्कुल दोहा का ये उल्टा होता है, ठीक है। कुंडलिया भी होता है, बरवे भी आपका छंद का ही प्रकार है, लेकिन अनुभाव जो है वो आपका छंद का प्रकार नहीं है। तो यही यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 16। छंद के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं छंद पढ़ाने लग गया तो फिर यहीं पर इसी क्वेश्चन पर इसको स्टॉप करना पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब आपसे अलंकार भी पूछ लिया है। हर टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इनमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार की अगर बात करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, अलंकार का मतलब ही होता है आपका आभूषण। तो जो आपके काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं वो आपके क्या हैं, अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। तो अलंकार जो है आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं। हिंदी में अलंकार आपके 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ठीक है। और अगर संस्कृत की बात करें तो फिर उसमें आपका एक उभय अलंकार भी आ जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में अलंकार कितने, देखिए इसमें भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 2 लिखें या 3 लिखें, क्योंकि आपने देखिए शब्द अलंकार पढ़ा है, अर्थ अलंकार पढ़ा है और आपने कहीं ना कहीं उभय अलंकार भी पढ़ा होगा। तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम प्रकार 2 लिखते या 3 लिखते। अगर उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आपको लिखना है अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि हिंदी में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको लिखना है कि हिंदी में अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका शब्द अलंकार होता है और दूसरा आपका अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, यहाँ पर देखिए एक ही शब्द जो है वो 2 बार आ रहा है, लेकिन इसका यहाँ पर जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो जहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है वो आपका कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है आपका यमक अलंकार, ठीक है, वो होता है आपका यमक अलंकार। और जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, या फिर आपका मुदित
मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यानी कि जिनमें वर्ण की आवृत्ति होती है वो आपका अनुप्रास होता है, और जहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है वो आपका यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बाकी के बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका कनक कनक शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो ये आपका यमक अलंकार का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, नाट्य शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? नाट्य शास्त्र यानी कि नाटक संबंधी जो आपका ग्रंथ है वो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला ग्रंथ वो आपका नाट्य शास्त्र है। और नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? मम्मट है, भरत मुनि है, पतंजलि है, या फिर चंद्र बरदाई है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, भरत मुनि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 18, मगही किस भाषा की बोली है? देखिए पहले ही प्रश्न में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सारी बताई मैंने, पश्चिमी हिंदी की बोली, आपकी राजस्थानी की बोली, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी, ये सभी मैंने आपको बता दी हैं। तो देखिए उसमें बिहारी ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बिहारी बताया था। तो बिहारी में राजस्थानी में मैंने, चलिए सारी देख लेते हैं यहाँ पर जो भी ऑप्शन में है। राजस्थानी में मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी? मारवाड़ी बताई थी, मैंने आपको जयपुरी बताई, मैंने आपको मेवाती बताई, और मैंने आपको कौन सी बताई? मालवी यहाँ पर बताई। उसके अलावा पश्चिमी हिंदी में मैंने आपको खड़ी बोली बताई, कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये आपको मैंने पश्चिमी। पूर्वी में मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी? अवधी बताई, बघेली बताई, छत्तीसगढ़ी बताई, और बिहारी में मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी? भोजपुरी बताई, मगही बताई, और मैथिली बताई। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे मगही पूछा है, तो मगही आपका किसके साथ जाएगा? बिहारी भाषा के साथ जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, वक्रोक्ति को अलंकारों का श्रेय किसने माना है? यानी जो आपका वक्रोक्ति अलंकार है उसको किसने अलंकार में माना है? दंडी ने, वामन ने, भामह ने, या फिर उदय भट्ट ने। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो होगा भामह, वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? भाषा के आधार पर जो भारत के राज्य थे उनकी जो दोबारा से संरचना है वो कब की गई थी दोस्तों? 1952 में, 1953 में, 1954 में, या फिर 1956 में। तो दोस्तों भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्यों की संरचना हुई थी, पुनः संरचना हुई थी, वो हुई थी आपकी 1956 में। ठीक है, 1953 में एक आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग? आपका राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1955 में सौंपी थी। जिसके बाद 1956 में यहाँ पर क्या है, भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बना दिए गए थे। और इसमें कितने राज्य बनाए गए थे? तो इसमें आपके 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 आपके यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और अगर आपसे अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो वो था दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा था? वो था आपका आंध्र प्रदेश। और यहाँ की जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी तेलुगु भाषा। कौन सी थी? तेलुगु भाषा। ठीक है, तो तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को, मतलब भारत का पहला आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था, बनाया गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन इस 20 क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। जितने भी लगभग यहाँ पर कंसेप्ट आए थे हम सभी को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ साथ इन्हीं के सहारे से और भी यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।